Hello, student. This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. So, we are going to start next question of the international law and human rights. That is various sources of international law. तो इंटरनेशनल लॉ के हम सोर्सेज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सोर्स हैं जिनकी वजह से आज जो इंटरनेशनल लॉ जो हमारे पास है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं इंटरनेशनल लॉ में, उनके पीछे कुछ ना कुछ सोर्स रहे होंगे। जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सोर्सेज देखे, जिसमें 1935 का एक्ट था, 1919 का एक्ट था, साथ में 1909 का एक्ट था। ये सभी जो हैं आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सोर्स रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े सारे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोविज़न हमने इन एक्ट्स के थ्रू लिए हैं। वैसे ही अगर आप हिंदू लॉ के सोर्सेज देखें तो वहाँ पे श्रुति है, स्मृति है, डाइजेस्ट है, दया भाग है, इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस है, प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेशन। तो आज जो हमारे पास हिंदू लॉ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इन सभी एक्ट्स ने, इन सभी प्रोविज़न ने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऐसे आप मुस्लिम्स के भी सोर्स दे सकते हैं। इसी तरीके से हम इंटरनेशनल लॉ के भी सोर्सेज को देखेंगे कि एक्चुअली में जो आज हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है इसके रूट्स कहाँ से हैं, कौन कौन से ऐसे एक्ट थे, ऐसे कौन कौन सी ट्रीटीज़ थी, ऐसी कौन कौन सी कन्वेंशंस थी, ज्यूरिस्ट राइटिंग्स थी, स्टेट पेपर्स थे, जिसकी वजह से आज जो है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है। तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। सोर्स मीन्स द ओरिजिन वेयर द फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ अराइजेज एंड ग्रू द प्रोसीजर एंड मेथड बाय विच इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सोर्स क्या है? बेसिकली एक तरीके का ऐसा इंटरनेशनल लॉ है जो कि ग्रो हुआ है किसी मेथड के थ्रू, किसी सिस्टम के थ्रू, जो कि पास से कहीं से आता है। ठीक है जी। अगर आप स्टार्क की डेफिनेशन देखें तो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मीन्स द मटेरियल विच इज़ बेस्ड बाय इंटरनेशनल लॉ जूरिस्ट फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ रूल। तो इंटरनेशनल लॉ के सोर्स एक्चुअल में वो मटेरियल है जिससे जो इंटरनेशनल लॉ जूरिस्ट होते हैं वो रूल्स को इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं या उनकी सेटलमेंट करते हैं। तो एक्चुअल में इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्स हैं वो एक्चुअली मटेरियल हैं जिसके थ्रू आज हमारे पास जो इंटरनेशनल लॉ है और जिसकी वजह से हम एक पैक्ट प्रोसीजर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बना पाए हैं, जिसकी वजह से हम जो है इंटरनेशनल लॉ को फ्रेम कर पाए हैं, रूल्स फ्रेम कर पाए हैं और उसकी वजह से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी सेटलमेंट या उसको रिजॉल्व कर पाए हैं। तो ये आपके पास इंटरनेशनल लॉ है और इसके सोर्सेज को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लाइक अदर एक्ट्स, अदर सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ के भी अपने क्या हैं, सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आज जो इंटरनेशनल लॉ हमारे पास है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसको हम ट्रीटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन, decision of the judicial courts and tribunals, jurist works, decision of the organs of the international institutions and the international committee। तो बड़े सारे आपके पास यहाँ सोर्सेज हैं जिनको हम यहाँ पे वन बाय वन जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है इंटरनेशनल लॉ का, जिससे माना जाता है कि आज जो इंटरनेशनल लॉ बना है ये इसी की बदौलत बना है, वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जिसको आप जो है ट्रीटीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ट्रीटीज़ भी उनको हम ये बोल सकते हैं। द इंटरनेशनल कन्वेंशंस आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। In Article 38 of the Statute of the International Court, it has been said that the importance will be given by the International Court to International Convention while giving the judgment। तो सेक्शन आर्टिकल 38 में साफ लिखा हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी वो हमेशा जो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस को इंपॉर्टेंस देगी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इंपॉर्टेंस देगी। हेयर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस मीन्स इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो इंटरनेशनल ट्रीटी देखिए, दो देशों के बीच में जो समझौते होते हैं या बड़ी सारी कंट्री मिलकर जो आपस में समझौते करते हैं वो ही कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ का रूप जो है ले लेते हैं। जब भी उन कंट्रीज़ में बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो एज़ पर ट्रीटीज़ ही उन मामलों को जो है सॉल्व किया जाता है बाय द इंटरनेशनल कोर्ट। तो जब आप जो है अपने आप को बाइंड कर लेते हैं किसी ट्रीटी के अंडर तो फिर आपको एक्ट भी अकॉर्डिंगली ही करना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। कि ट्रीटीज़ तो ऐसी हैं जो कि एक एग्जाम्पल सेट करती हैं बाकी सभी दुनिया के लिए, और बाकी जितने भी देश हैं जब उसी तरीके की वो ट्रीटी करते हैं तो उस ट्रीटी को वो जरूर फॉलो करते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस सिटी है इंडिया में, इंडू रिवर
रिवर सिस्टम जो है हमारे पास, सिंधु जल समझौता जो हमारे पास है, आई थिंक 1960 में ये हुआ था और आज तक स्टिल ये बना हुआ है। और यहाँ पे रिवर शेयरिंग है, जम्मू कश्मीर की 3 नदियाँ और हिमाचल की 3 नदियाँ को पानी को वापस आपस में बांटा गया है और उसका फ़्लो जो है पाकिस्तान की ओर जाने दिया गया है। तो ये एक ट्रीटी है जो आज तक, हालांकि कितनी ज़्यादा हमारे बीच में वॉर भी हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी बनी रही। और कल को अगर इंडिया के पास ये जो 6 की 6 रिवर हैं, इनका कंट्रोल इंडिया के पास है, चाहे इंडिया चाहे तो इसका जो है वाटर रोक सकता है या उसको डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन आज तक इंडिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो उस इंटरनेशनल ट्रीटी से बंधे हुए हैं। तो इसी तरह की ये सारी ट्रीटी जो है इंटरनेशनल लॉ का जो रूप जो है ले लेती हैं। वायना कन्वेंशंस इंटरनेशनल ट्रीटीज आर दोज एग्रीमेंट वेयर बाय 2 और मोर स्टेट्स एस्टैब्लिश देयर म्यूचुअल रिलेशंस अंडर द इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज वो एग्रीमेंट होते हैं जहाँ 2 से ज़्यादा स्टेट जो है अपने परस्पर संबंधों को एज पर इंटरनेशनल लॉ करते हैं। ठीक है जी। तो ट्रीटीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप, ट्रीटीज क्रिएटिंग लॉ, ऐसी ट्रीटी जो कि लॉ क्रिएट कर रही है जैसे सिंधु जल समझौता, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटी, 2 देश आपस में किसी तरीके का व्यापार, ट्रेड, कमर्स करते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटीज भी होती हैं। जैसे बड़े सारे आजकल वेपन से रिलेटेड, आर्म से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर न्यूक्लियर की सप्लाई से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटी होती हैं। फिर 2 पार्ट कंट्री जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधी होती है और उनको उन ट्रीटीज़ को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है और ये कहीं ना कहीं कानून बन चुका होता है। द ट्रीटीज क्रिएटिंग इंटरनेशनल लॉ आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल, ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। दीज ट्रीटीज क्रिएटिंग बाइंडिंग अपॉन द इंटरनेशनल लॉ फॉर वर्ल्ड स्टेट्स कम्युनिटी, और ये सारी ट्रीटीज जो है कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी पे क्या होती हैं, बाइंडिंग होती हैं, जो भी उस ट्रीटी के अंडर जो इंटरेस्टेड पार्टियां होती हैं। तो दीज ट्रीटीज आर furthers 2 type, treaties creating sovereign international law and treaties creating ordinary principle of law। तो कुछ ट्रीटी ऐसी होती हैं जो कि सॉवरन इंटरनेशनल लॉ को बनाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ऑर्डिनरी प्रिंसिपल ऑफ लॉ बनाती हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रीटी आर मेड बिटवीन द 2 and more states and their provisions are applicable to the concerned state parties। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रीटी जो होती हैं वो सिर्फ उन्हीं 2 पार्टीज़ के बीच जिनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्हीं 2 देशों के बीच या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में ही होती है और उन पे ही ये लागू होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ सॉवरन कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि पूरी जो है स्टेट पे ही अप्लाई होती है, जैसे वियना कन्वेंशन हो गया, जेनेवा कन्वेंशन हो गया, टोक्यो कन्वेंशन हो गया, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो गया। ये ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ पे बराबर ही अप्लाई होता है, सभी को इसको फॉलो करना ही होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है इंटरनेशनल लॉ का। सेकेंड आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल कस्टम। तो कस्टम जो होते हैं वो ओल्ड होते हैं और कस्टम ही जो है बाद क्या बन जाते हैं, एक लॉ का रूप ले लेते हैं। आज से हज़ारों साल पहले जो ट्रेड होता था वो थ्रू सी रूट ही होता था, और कैसे पोर्ट पे जो बाहर के देशों के जो जहाज़ आते थे कैसे वे रुकते थे, कैसे वो वहाँ पे ट्रेड करते थे, उनका सी रूट वापस क्या होता था, वो सारे क्या थे, कस्टम थे। उस टाइम कोई रूल तो था नहीं, लॉ तो था नहीं, लेकिन वही कस्टम आज सारे क्या बन गए हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ बन गए हैं। जैसे आपके पास सी लॉ है हमारे पास, और सी लॉ में हर एक कंट्री की जो उसकी एक जो सी लाइन होती है, जो उसकी सी टेरिटरी होती है, उसको डिसाइड कर दिया गया है और ये किसके पार्ट के अंडर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो कस्टम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लॉ को बनाने में। इंटरनेशनल कस्टम्स आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपके पास ट्रीटी है, तो ओल्डेस्ट सोर्स हमारे पास क्या है, ये कस्टम्स है। इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ आर दोज लॉज विच डिवेल्प थ्रू लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल प्रोसेस। एक लंबे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक प्रोग्रेस इसकी होती गई है और आज वो लॉ बन गए हैं। कस्टम इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ यूजेज। अगर आप किसी चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद वही क्या बन जाता है, रिवाज बन जाता है, क्योंकि आप उसको लगातार उस काम को करते जाते हैं। वे यूजेज एंड्स, जहाँ यूजेज खत्म होती है कस्टम स्टार्ट हो जाता है। यूजेज में बी सेड इंटरनेशनल हैबिट। एक इंटरनेशनल हैबिट किसी काम को लगातार करते रहना ही क्या बन जाता है, एक तरीके का कस्टम बन जाता है। वीनर की डेफिनेशन, अ कस्टम इज़ द इंटरनेशनल इंटेंडमेंट ऑफ लॉ इज सच अ यूसेज विच ऑब्टेन फॉर फोर्स ऑफ लॉ। ऐसा लॉ, ऐसा रूल होता है, ऐसा कस्टम होता है जो धीरे धीरे कानून की जो फोर्स ले लेता है वहाँ पे। ओपेनहम जो प्रोमिनेंट जूरिस्ट है इंटरनेशनल लॉ में, कस्टम इज़ अ क्लियर एंड कंटिन्यूस हैबिट ऑफ डूइंग सर्टन थिंग। कस्टम क्या होता है, एक
लगातार करने वाली हैबिट होती है जिसको आप लगातार करते जाते हैं और वो इस तरीके से ग्रो होता जाता है एजेस थ्रू, बहुत लंबे टाइम से वो ग्रो होता जाता है और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है और वही इंटरनेशनल लॉ भी यहाँ पे बन जाता है। देखिए आपके पास एग्जाम्पल भी है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ 1779 पुर्तगाल हैज़ बीन गिवन अ राइट टू ट्रांसपोर्ट थ्रू अ सर्टन वे। पुर्तगाल को रास्ता दिया गया था कि वो इस रास्ते से ट्रेड करेंगे। ये कस्टम काफ़ी लंबे टाइम तक चलता आ रहा है और आज भी इंडिया को फिर उसी तरीके से उसी रिवाज को फॉलो करते हुए आज इंडिया को जो है वो जो है एक ट्रेड का रास्ता जो है पुर्तगाल को देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे यूज़ होते जाते हैं और वही लॉ का रूप वहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन कस्टम के लिए वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कस्टम तभी लॉ बनता है जब वो लॉन्ग टाइम से यूज़ किया जा रहा हो, सर्टन हो, उसमें कंटिन्यूसली उसको यूज़ किया जा रहा हो, यूनिफॉर्मिटी हो, वो रीज़नेबल हो और साथ में उसको लॉन्ग टाइम से फॉलो किया जा रहा हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो और प्रैक्टिस में हो, उसमें कभी भी बीच में कंटिन्यूटी उसकी टूटी ना हो। तो अगर आप देखें तो ट्रीटी और कस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ। आज जो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है वो ड्यू टू ट्रीटीज़ जिसमें सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और उस लॉ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड कस्टम जिसको हम हिस्टोरिकल प्रोग्रेस के थ्रू जो है वो कस्टम हमारे लॉ बनते गए हैं और वही सभी कस्टम जो है आज इंटरनेशनल लॉ में एज ए लॉ एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तीसरा आपके पास यहाँ पे जनरल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस लॉ बाय द सिविलाइज्ड नेशन। जितने भी सिविलाइज्ड नेशन होते हैं उन्होंने जो जनरल रूल इंटरनेशनल लॉ के एक्सेप्ट कर लिए हैं वो भी अपने आप में क्या है, लॉ ही हैं। According to the 38 of the Statute of the International Code, general rule accepted by the civilized state have become the third source of international law। तो civilized states कौन है जिनकी अपनी एक कंट्री नेम है जो एज ए एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, जैसे अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, ये सभी कंट्री हैं और इन सिविलाइज कंट्री ने जब कुछ इंटरनेशनल रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो भी कहीं ना कहीं क्या बन गए हैं, लॉ बन गए हैं। एक्सेप्टेड जनरल रूल बाय सिविलाइज्ड नेशन मींस दोज विच हैव बीन एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द नेशन। ऐसे रूल जिनको सभी नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है वो सारे क्या बन जाते हैं, एक्सेप्टेड जनरल रूल बन जाते हैं। देखिए सिमिलरली द प्रिंसिपल, जैसे आपके पास यहाँ पे रेस जुडिकाटा है, एस्टॉफल है, ये आपने इंडियन लॉ में पढ़े हैं। यही चीज़ें इंटरनेशनल लॉ में भी फॉलो की जाती हैं। सी रूल जो है, सी लॉ जो है वो भी फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, किसी हर पर्सन को अपनी बात रखने का अधिकार, उसकी बात अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, उसको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने डिफेंस में कुछ बोल सके। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब भी डिसीजन हो ऑन द बेस ऑफ इम्पार्शियलिटी हो, ये सारे जो है एक जनरल रूल्स हैं जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। इसके अलावा रेस जडिकाटा, एस्टॉफल्स, कुछ ऐसे रूल हैं जो कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक लॉ में भी होते हैं एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ में भी होते हैं और इनको एक्सेप्टेंस जो है सभी सिविलाइज सोसाइटी ने दे दी है। इसके अलावा आपके पास मुँह से डाइवर्जेंस ऑफ वाटर केस है। इसमें रेस जुडिकाटा और एस्टॉफल्स को जो है सभी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है। देखिए पैलेस्टाइन कंसेशन केस जो है उसमें भी इन चीज़ों को जो है एक्सेप्ट किया गया, एस्टॉफल को और रेस जुडिकाटा को। अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शंस, द राइट ऑफ हेयरिंग ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज। इसके अलावा राइट ऑफ हेयरिंग, हर किसी को कोर्ट में केस ले जाने का और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपनी बात रखने का जो है राइट मिलना चाहिए, वो सारे राइट जो है एटलीस्ट सभी सिविलाइज सोसाइटी ने इनको एक्सेप्ट जो है आज कर लिया है। डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, तो जितनी भी कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट हमारे पास, उसके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बाकी कंट्री पे होते हैं, बाइंडिंग होते हैं और वो डिसीजन जो है एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं और प्रेसिडेंट जो है हमेशा जो है चाहे वो कोई भी सिस्टम हो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है। At present, the International Court of Justice is main international judicial tribunal। तो आज हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो कौन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि 1946 में जो है सेटअप हुई थी। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज
इसके डिसीजन जो पार्टी पे बाइंडिंग होते हैं, द अर्ली इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते थे, लेकिन अब इसके सारे डिसीजन जो है बाइंडिंग होते हैं। द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट इंडिकेट्स द प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पर्टिकुलर केसेस। तो कोई भी डिस्प्यूट अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास आता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ही फैसला करते हैं, और उसका दिया हुआ फैसला फ्यूचर सिमिलर केसेस में एक प्रेसिडेंट का काम करता है, जो कि सभी को फॉलो करना ही पड़ता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो भी अपने आप में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। The decision of the state municipal courts can become the rules of international law in two ways when the decision of the state courts are treated as a judicial precedent। तो म्यूनसिपल कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ में आ जाते हैं when the decision of the state courts are treated as a judicial precedent, जब उनके डिसीजन को जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट माना जाए, एंड when the decision of the state court create custom, और जो डिसीजन कोर्ट के जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं कस्टम को क्रिएट करते हो तो वो इंटरनेशनल लॉ का रूप जो है ले लेते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे है ज्यूरिस्टिक पावर, ज्यूरिस्टिक वर्क। तो बड़े सारे ज्यूरिस्ट हैं इंटरनेशनल लॉ में, तो बड़े सारे ज्यूरिस्ट हैं जिसमें से बेंथम है, हॉलैंड है, ऑस्टिन है, ओपेनहेम है। इन सभी लोगों ने जो है अपने अपने थॉट जो है ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट पे रखे हुए हैं। इंटरनेशनल लॉ पे, रिकॉग्नाइजेशन पे, लॉ ऑफ सी पे, या फिर यूएनओ से रिलेटेड उन्होंने बड़े सारे अपने प्रोजेक्ट, अपनी किताबें लिखी हुई हैं, और ये किताबें भी कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो है बन जाते हैं। ज्यूरिस्ट वर्क्स आर नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बट द हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ये हेल्प करता है इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने में। जब इंटरनेशनल लॉ में कोई प्रोविज़न लिखा नहीं है या कोई प्रोविज़न क्लियर नहीं है तो इन ज्यूरिस्टिक राइट्स वर्कर्स, ज्यूरिस्टिक वर्क्स जो इन्होंने किया होता है, जितने ज्यूरिस्टिक जो होते हैं जिन्होंने अपना ज्यूरिस्टिक वर्क जो किया होता है, उनसे जो है कोई चीज़ उठा के डिसीजन को किया जाता है या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, या उन्होंने अपने विचार उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रखे हुए हैं उसके बेसिस पे डिसीजन जो है होता है। तो ये हमारा एक सेकेंडरी सोर्स जो है बन जाता है। पैक्यूटे हबाना का केस है। वाइल थ्रोइंग द लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्ट वर्क, इट हैज़ बीन सेड where in any case there is a no treaty and no decision of executive legislative accord then the custom of the civilized nations and the judicial work can be followed। तो इस केस में साफ बोला गया था कि अगर किसी भी केस में कोई भी ट्रीटी नहीं है, किसी भी मैटर में कोई ट्रीटी नहीं है, या कोई डिसीजन कोर्ट का या फिर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आया है, तो कस्टम और ज्यूडिशरी वर्क जो है इंपॉर्टेंट सोर्स वहाँ पे बन जाते हैं। उनके बेसिस पे डिसीजन को या उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। 6 आपके पास डिसीजन ऑफ द ऑर्गेन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा बड़े सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके डिसीजन भी जो है वो भी कई बार जो है इंटरनेशनल लॉ का एक सेकेंडरी सोर्स जो बन जाते हैं। जैसे इस टाइम हमारे पास WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ का ही एक ऑर्गेन है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में सभी कंट्रीज़ को गाइड कर रहा है कि उनको कौन कौन सी उनको डायरेक्शंस दे रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, और उनके दिए हुए डिसीजन, उनके किए हुए काम जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ बनते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई फिर पेंडेमिक आता है तो जो डायरेक्शन उन्होंने ऑलरेडी दे रखी हैं उनको फॉलो किया जा सकता है। तो देखिए, द इंटरनेशनल रूल ऑफ डिसीजन ऑफ द ऑर्गेन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दो द आर्टिकल 30 ऑफ द स्टेटस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट्स देयर इज नो मेंशन ऑफ डिसीजन ऑफ द ऑर्गेन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बट डज नॉट मीन्स द डिसीजन हैव नो इंपॉर्टेंस इन द contribution. Stark has said while throwing light on the importance of the decision organs of international institution that the statutory cases the such decisions play an important role in the development of the customary law। customary rules को develop करने में ये help करते हैं जो international institution ने कोई decision किए होते हैं। the resolutions passed by the organ of international institution for their internal matters have binding effect on the member। जितने भी member उस institution के होते हैं उन पे उनका binding effect होता है। the origin of these institutions have right to give सम लेजिस्लेटिव और सभी जुडिशियल डिसीजन। इन ऑर्गेन्स के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, कोई कानून बनाने का अधिकार होता है, और थोड़े बहुत जो जुडिशियल डिसीजन भी ये कर सकते हैं। तो इनके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि WHO है, जैसे ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने अपने मैटर में फ्री हैं और उसी मैटर से रिलेटेड जो है डायरेक्शंस में होल वर्ल्ड को देते हैं। उनसे रिलेटेड उन्होंने जो लॉ बनाए होते हैं वो सारी दुनिया उनको फॉलो करती है। जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने
जितने भी रूल वहाँ पे सेटअप कर रखे हैं वो सभी रूल जो है आज हर एक कंट्री जो है अपने लेजिस्लेशन में लेके आती है। तो जैसे छुट्टी का प्रोविज़न है, इंटरवल का टाइम है, 8 घंटे की ड्यूटी है, हॉलीडे होना चाहिए, पेड लीव होनी चाहिए, ओवर टाइम में डबल पेमेंट होनी चाहिए, ये सारी डायरेक्शन जो है किसने दी हैं? आईएलओ ने ही दी हैं और पूरी दुनिया इनको फॉलो करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है, बिहेवियर बिटवीन द डिफरेंट नेशन इज बेस्ड ऑन द principle of committee. This is why the OPNM offered important role of the international community in development of the international. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, बड़े सारी कंट्री जो हैं, जब वो किसी मैटर में अपनी राय रखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा आपके पास स्टेट पेपर्स हैं, बड़ी सारी कंट्री जो हैं अपनी स्टेट से जो है बड़े सारे इंटरनेशनल पेपर पब्लिश करते हैं। जैसे अमेरिका जो है ह्यूमन राइट पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ऑस्ट्रेलिया भी ह्यूमन राइट पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, यूरोपियन कंट्रीज जो है हैप्पीनेस कंट्री का जो है इंडेक्स है उसको अपेयर करते हैं। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टेट पेपर पब्लिश करते रहते हैं और ये भी कहीं ना कहीं फिर इंटरनेशनल लॉ का सोर्स वहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा स्टेट इंस्ट्रक्शंस, तो जो लीगल एडवाइज़र होते हैं किसी भी स्टेट के, वो स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल मामलों में जो है इश्यूज़ में है जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये भी कई बार जो है रूल जो है इंटरनेशनल रूल जो है लॉ जो बन जाते हैं। हर एक डिसीजन के पीछे रीज़न होता है। रीज़न जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न ही डिसीजन दिए जाते हैं, ऑन द बेसिस इक्विटी एंड जस्टिस ही डिसीजन दिए जाते हैं। इक्विटी एंड डिसीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का ही नहीं, बाकी जितने भी हमारे पास सिस्टम है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इक्विटी जस्टिस का प्रिंसिपल है, हमारे बाकी जितने भी लॉ, जितने भी इनेक्टेड लॉ हैं वहाँ पे भी इक्विटी एंड जस्टिस का प्रिंसिपल जो होता है कि एट द टाइम ऑफ आपके पास कोई लॉ अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न, इक्विटी और जस्टिस के साथ जो है कोई भी डिसीजन या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और यही जो है सारे डिसीजन भी इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है यहाँ पे बन जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।